हाय एवरीवन, दिस इज़ मी सोनिया और आज इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे पीडियाट्रिक डोजेज कैलकुलेशन के बारे में। एंड दिस इज़ द फर्स्ट पार्ट ऑफ पीडियाट्रिक डोजेज कैलकुलेशन, जिसमें हम इंट्रोडक्शन करेंगे पीडियाट्रिक डोजेज कैलकुलेशन के बारे में, उसके फार्मूलाज क्या हैं, उससे रिलेटेड की टिप्स एंड की पॉइंट्स क्या हैं, और हम डिस्कस करेंगे वेट बेस्ड एंड बॉडी सरफेस एरिया वाले फार्मूला जो कि यूज़ किए जाते हैं पीडियाट्रिक डोजेज कैलकुलेशन में। ओके, सो लेट्स गेट स्टार्टेड। नाउ व्हाट इज़ मेडिकेशन इन पीडियाट्रिक्स। अब पीडियाट्रिक्स में मेडिकेशन का क्या रोल है। अब हमें ये पता है कि मेडिकेशंस जो है यानी मेडिसिन्स जो है वो यूज़ की जाती है थ्रू आउट द लाइफ स्पान, ताकि हम प्रॉब्लम्स को ट्रीट कर सके। जैसे कि पेन हो गया, पेन को ट्रीट करना, पेन को ट्रीट हम मेडिसिन से ही कर सकते हैं। डिज़ीज़ को प्रिवेंट और डिज़ीज़ को ख़त्म करना और मज़ीद हेल्थ को प्रमोट करना, ये सारा कुछ काम किसका है, मेडिसिन्स का है। लेकिन मेडिसिन के साथ साथ एक दूसरी चीज़ भी आती है जिसको हम डोजेज कैलकुलेशन बोलते हैं, जो कि डिफरेंट होती है हर एज ग्रुप के लिए। ओके, ऐसा नहीं है कि जो डोज हम एडल्ट को प्रोवाइड कर रहे हैं वही डोज उसी डिजीज़ के लिए हम इन्फेंट को या फिर बेबी को भी प्रोवाइड करें। ऐसा हरगिज़ नहीं होता, क्योंकि अगर इस तरह से हम करेंगे तो ड्रग की टॉक्सिसिटी होगी। आइदर हम क्या करेंगे, डिज़ीज़ को प्रिवेंट करने के बजाय मज़ीद उस डिज़ीज़ को बिगाड़ेंगे और मज़ीद उसको वर्स करेंगे। ओके, तो इस तरह से क्या होगा, जो ट्रीट हेल्थ है उसकी प्रमोट नहीं होगी। तो इसीलिए हम डोजेज कैलकुलेशन को डिस्कस करेंगे, ताकि ये सारी एरर्स जो है वो ना हो, और प्रॉपर जो भी जिस बेबी की क्या एज, जितनी एज है उसके हिसाब से हम डोज को कैलकुलेट करके उसको प्रोवाइड करें, ताकि मज़ीद उसकी जो हेल्थ है वो बेहतर हो। ओके, तो यही सिंपल बेसिक रोल है मेडिकेशंस का पीडियाट्रिक्स में। पहले थोड़ा इसका बेसिक डिस्कस करते हैं कि फार्माकोकाइनेटिक एंड फार्माकोडायनामिक्स क्या है, क्योंकि हम पीडियाट्रिक्स में फार्मा को डिस्कस कर रहे हैं। तो फार्माकोकाइनेटिक का मतलब है जो ड्रग है वो किस तरह से एक्ट करती है और किस तरह से वो हमारी बॉडी में मूव करती है। ओके, एंड फार्माकोडायनामिक का मतलब होता है स्टडी ऑफ ड्रग मैकेनिज्म, यानी ड्रग का मैकेनिज्म ऑफ एक्शन के बारे में हम इसमें स्टडी करते हैं कि वो किस तरह से कौन से बायोकेमिकल और फिजियोलॉजिक चेंजेस प्रोड्यूस करती है हमारी बॉडी में डिजीज़ को ट्रीट करने के लिए। तो मज़ीद प्रॉपर्टीज़ ऑफ मेडिकेशंस में हमारे पास ये कुछ प्रॉपर्टीज़ हैं, जैसे कि मेडिसिन्स की एब्जॉर्प्शन, किस तरह से जो ड्रग है वो एब्जॉर्ब होती है और मूव होती है थ्रू द ब्लड स्ट्रीम, और डिस्ट्रीब्यूशन किस तरह से होती है ड्रग्स की, और ट्रांसफ़र किस तरह से होती है वो दूसरी साइड में। प्रोटीन बाइंडिंग कैपेसिटी में हम मेजर करते हैं ड्रग की एफिशिएंसी की, उसकी एफिशिएंसी क्या है, कितनी एफिशिएंसी के साथ वो प्रोटीन से बाइंड होकर दूसरे बॉडी पार्ट में ट्रांसफ़र कर रही है। मेटाबॉलिज्म ये एक प्रोसेस है जिसमें जो ड्रग है वो यूजफुल फॉर्म में कन्वर्ट की जाती है, और लास्ट में आते हैं एलिमिनेशन, जिसमें हम उस ड्रग को रिमूव कर देते हैं बॉडी से। ओके, तो ये कुछ की पॉइंट्स थी रिलेटेड टू फार्माकोकाइनेटिक एंड फार्माकोडायनामिक्स। अब डिस्कस करते हैं मेडिकेशन मेटाबॉलिज्म इन यंग चिल्ड्रन। मेडिकेशन मेटाबॉलिज्म जो है वो चेंज होती है, डिफरेंट होती है एज़ कम्पेयर टू एडल्ट। ठीक है, एडल्ट में चेंज होती है और यंग चिल्ड्रन में चेंज होती है। तो उसी चेंज को हमने समझना है, समझने के बाद ही हम उनको प्रॉपर मेडिकेशन डोजेज कैलकुलेट करके प्रोवाइड कर सकते हैं। सो इट्स इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड हाउ द यूनिक फिजियोलॉजी ऑफ यंग चिल्ड्रन अफेक्ट फार्माकोकाइनेटिक एंड फार्माकोडायनेमिक। अब ये इंपॉर्टेंट है अंडरस्टैंड करना कि उनकी कौन सी वो यूनिक फिजियोलॉजी है यंग चिल्ड्रेन की, जो कि अफेक्ट करती है उनकी फार्माकोकाइनेटिक एंड फार्माकोडायनामिक को। सो इन्फेंट एंड यंग चिल्ड्रेन जो कि स्टिल डेवलपिंग है फिजियोलॉजिकली, तो ये स्टिल डेवलपिंग है, अभी पूरा वो डेवलप नहीं हो गए। तो ये स्टिल जो इनकी डेवलपिंग स्टेज है फिजियोलॉजिकली, वो अफेक्ट करती है उनकी बॉडीज़ की एब्जॉर्प्शन को, डिस्ट्रीब्यूशन को और मेटाबॉलिज्म को। सो द मेटाबॉलिज्म, जो कि मेटाबॉलिज्म होती है इन्फेंट में और यंग चाइल्ड में, वो डिफरेंट होती है एज़ कम्पेयर टू ओल्डर पेशेंट में। अब वो किस तरह से होती है वो भी देखते हैं। तो फैक्टर्स को हम डिस्कस करते हैं जो कि अफेक्ट करते हैं फार्माकोकाइनेटिक एंड फार्माकोडायनामिक बेबीज़ में। सो बेटर अंडरस्टैंडिंग हाउ मेडिकेशन आर यूज्ड एंड मेटाबोलाइज इन चिल्ड्रन विल लीड टू सेफर मेडिकेशन, जो कि हमने पहले ही डिस्कस कर लिया कि अगर आपको मेडिकेशंस के बारे में बेहतर अंडरस्टैंडिंग होगी कि किस तरह से वो चिल्ड्रन में मेटाबोलाइज होती है, तो वो आपको सेफर मेडिकेशन एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ लीड करती है। तो पहला फैक्टर है इसका गैस्ट्रिक एसिडिटी। अब गैस्ट्रिक एसिडिटी की वजह से क्या होता है, डजेंट स्टेबलाइज अंटिल अप्रोक्सीमेटली एज 3। अब जो गैस्ट्रिक एसिडिटी है वो एज 3 तक स्टेबलाइज नहीं होती।
सो उसकी वजह से जो एब्जॉर्प्शन और कंसंट्रेशन होती है ड्रग्स की, जो कि जिनको एसिडिक इन्वायरमेंट नीड होता है, वो अफेक्ट होता है, क्योंकि 3 साल तक जो गैस्ट्रिक एसिडिटी है वो स्टेबलाइज नहीं हो पाती। और अगर हम सेम ही डोज जो एडल्ट को प्रोवाइड कर रहे हैं वही डोज पीड्स को यानी बच्चों को भी प्रोवाइड करेंगे, और उनको जब हम प्रोवाइड करेंगे तो उनके लिए उनकी मेटाबॉलिज्म, उनकी कंसंट्रेशन के लिए एसिडिक इन्वायरमेंट नहीं होगा। एसिडिक इन्वायरमेंट नहीं होगा तो उसकी जो फार्माकोकाइनेटिक एंड फार्माकोडायनेमिक प्रॉपर्टीज़ हैं वो अफेक्ट हो जाएंगी। सो एसिडिक इन्वायरमेंट टू बी फुल्ली एसिमिलेटेड में बी अफेक्टेड। दूसरा इसका फैक्टर है प्रोटीन बाइंडिंग। अब प्रोटीन बाइंडिंग क्या करता है, जो ड्रग होती है वो प्रोटीन से बाइंड होकर बॉडी में ट्रांसफ़र होती है अपनी टारगेट एरिया तक, जो उसका टारगेट एरिया है वहाँ तक पहुँचती है, तो उसको हम प्रोटीन बाइंडिंग बोलते हैं। ये क्या करती है, मज़ीद एड्स करती है डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ ड्रग्स इन द बॉडी, और ये लोअर होती है इन्फेंट एंड चिल्ड्रेन में देन ओल्डर पेशेंट। अब जो प्रोटीन बाइंडिंग की कैपेसिटी होती है वो चिल्ड्रेन और इन्फेंट में कम होती है एज़ कम्पेयर टू ओल्डर पेशेंट। सो कंपेयर टू ओल्डर और कंपेयर टू एडल्ट, इन्फेंट हैव proportionally more water weight and extracellular water, less fat and less muscle tissue। अब अगर हम कंपेयर करें एडल्ट और इन्फेंट को, तो इन्फेंट में वाटर वेट ज़्यादा होता है, उसके अलावा एक्स्ट्रा सेलुलर वाटर वेट भी ज़्यादा होता है, लेस फेट उनके बॉडी में कम होता है, और मसल टिश्यू भी उनके बॉडी में कम होता है। ओके, एंड इन्फेंट की बात करें तो जो हेपाटिक यानी लिवर की मेटाबॉलिज्म होती है वो स्लो होती है एज़ कम्पेयर टू एडल्ट, और रीनल की जो क्लियरेंस है, रीनल क्या करती है यानी किडनीज जो है वो उस ड्रग को बाहर निकालती है, तो उनकी जो क्लियरेंस है वो भी डिलेड है, आहिस्ता आहिस्ता जो ड्रग है वो बॉडी से बाहर निकलेगी, जब तक वो बॉडी में रहेगी तब तक वो उसको टॉक्सिसिटी प्रोवाइड करेगी। तो ये भी हमने अंडरस्टैंड होना चाहिए कि लिवर की मेटाबॉलिज्म और रीनल की क्लियरेंस इन्फेंट में डिलेड होती है, स्लोअर होती है। सो ये सारे फैक्टर्स जो है मज़ीद इंक्रीज़ कर सकते हैं पोटेंशियल फॉर ड्रग टॉक्सिसिटी। ठीक है, जितनी मेटाबॉलिज्म देर होगी, जितनी उनकी क्लियरेंस देर होगी, उतनी उनकी जो ड्रग की टॉक्सिसिटी है वो इंक्रीज़ होगी। तो ये वो फैक्टर्स है जो कि ड्रग की टॉक्सिसिटी को इंक्रीज़ कर सकते हैं, और हमें पता है जब ड्रग की टॉक्सिसिटी हो जाती है तो वो उस डिज़ीज़ को प्रिवेंट करने के बजाय उसको बिगाड़ देती है। अब बात करते हैं मेन मुद्दे पर, जो कि है हमारा डोजेज कैलकुलेशन एंड पीडियाट्रिक्स। किस तरह से होती है डोजेज कैलकुलेशन पीडियाट्रिक्स? तो डोजेज कैलकुलेशन पीडियाट्रिक्स में एक प्रोसेस है जिसमें हम डिटरमाइन करते हैं करेक्ट डोज ऑफ मेडिकेशन फॉर अ चाइल्ड, जो कि बेस किया जाता है ऑन देयर वेट, ऑन देयर एज एंड मेडिकल कंडीशन। ठीक है, ये वो 3 फैक्टर है जिनको मद्देनज़र रखते हुए हम उनकी डोजेज कैलकुलेशन करते हैं, जिसमें उनका वेट क्या है, उनकी एज क्या है, और कौन सी कंडीशन है, कौन सी मेडिकल कंडीशन है जिसके लिए हम मेडिसिन प्रोवाइड कर रहे हैं। तो ये तीनों फैक्टर हमें याद रखने हैं। सो की कंसिडरेशन हमारे पास है वेट बेस्ड डोजेज। वेट बेस्ड में क्या होता है, वेट बेस्ड में हम किस तरह से डोजिंग करते हैं, जो मोस्ट पीडियाट्रिक मेडिकेशन है वो मोस्टली वेट के ऊपर ही डोज उनकी जो कैलकुलेशन है वो की जाती है, बेबी का वेट और फिर डोज कैलकुलेट करते हैं हम, इसको हम वेट बेस्ड डोजिंग बोलते हैं। सेकंड है एज बेस्ड डोजिंग। एज बेस्ड डोजिंग में जो मेडिकेशन है उनका डोज कैलकुलेट किया जाता है ऑन द बेसिस ऑफ चाइल्ड की जो एज है। ओके, तीसरी है हमारे पास, तीसरा जो फार्मूला है वो है बॉडी सरफेस एरिया। अब बॉडी सरफेस एरिया में जो डोजेज कैलकुलेशन की जाती है ड्रग्स की, वो जो चाइल्ड है उसके बॉडी सरफेस एरिया के बेस पर ही की जाती है। तो ये 3 की कंसिड्रेशन है डोजेज कैलकुलेशन इन पीडियाट्रिक्स के लिए। आगे हम इनके फार्मूला को भी डिस्कस करते हैं। सो डोजेज कैलकुलेशन फार्मूला में पहले है हमारे पास वेट बेस्ड फार्मूला। वेट बेस्ड फार्मूला में हमारे पास क्या होगा, जो डोज है, डोज मिलीग्राम पर किलोग्राम है हमारे पास, वो इक्वल होगा टोटल डोज जो कि प्रोवाइडेड है इन मिलीग्राम्स, उसको हम डिवाइड करेंगे चाइल्ड के वेट के साथ, तो हमें उसका अप्रोप्रिएट डोज मिल जाएगा उस मेडिसिन का। देन सेकंड है बॉडी सरफेस एरिया फार्मूला। बॉडी सरफेस एरिया फार्मूला में जो डोज लेंगे वो होगा मिलीग्राम पर मीटर स्क्वायर, क्योंकि मीटर स्क्वायर किसको इंडिकेट कर रहा है, बॉडी की सरफेस एरिया को, और वहाँ पर वेट बेस्ड में किलोग्राम था तो वो वेट को, किलोग्राम जो है वो वेट को इंडिकेट कर रहा था। तो बॉडी सरफेस एरिया का जो फार्मूला है वो इस तरह से होगा कि डोज जो कि मिलीग्राम पर मीटर स्क्वायर है वो इक्वल होगा, यानी वो मिलीग्राम पर मीटर स्क्वायर में आपको डोज मिलेगा, वो इक्वल होगा टोटल डोज जो कि डॉक्टर ने प्रोवाइड किया है, उसको टोटल डोज जो कि मिलीग्राम में होगा उसको हम डिवाइड करेंगे चाइल्ड के बॉडी सरफेस एरिया को।
यानी उसकी जो बॉडी सरफेस एरिया है उसको मेजर करके उसके बाद ही हम टोटल डोज को उससे डिवाइड करेंगे। उसके बाद जो हमें रिजल्ट मिलेगा वो ही उसका प्रॉपर डोज होगा जो हम उस बेबी को प्रोवाइड करेंगे। अब वेट बेस्ड और बॉडी सरफेस एरिया पर किस तरह से हम कैलकुलेशन कर सकते हैं, इसके लिए मैं नेक्स्ट दूसरा सेपरेट लेक्चर बनाऊंगी, क्योंकि ये बहुत बड़ा हो गया। इसमें हम सिंपली इंट्रोडक्शन कर रहे हैं। ओके, सो उसके बाद डिस्कस करते हैं इंपॉर्टेंट पीडियाट्रिक डोजेज कैलकुलेशन कंसिड्रेशन। कौन सी वो इम्पोर्टेंट कंसिड्रेशन है डोजेज कैलकुलेट करते हुए पीडियाट्रिक्स में, उसको डिस्कस करेंगे। पहले तो है एक्यूरेट वेट, क्योंकि हम डोजेज कैलकुलेशन किसके बेस पर कर रहे हैं, वेट के बेस पर कर रहे हैं। तो इसीलिए हमने एक्यूरेट वेट रखना है, जिसमें हमने इंश्योर करना है कि जो चाइल्ड का वेट है वो एक्यूरेट और अप टू डेट होना चाहिए। ठीक है, उसमें कोई भी एरर नहीं होनी चाहिए। सेकंड है करेक्ट यूनिट। अब यहाँ पर आपने इंश्योर करना है कि जो यूनिट्स है वो भी करेक्ट होने चाहिए। आइधर वो मिलीग्राम पर किलोग्राम है, अगर मिलीग्राम पर किलोग्राम की बात हो रही है तो इसका मतलब है ये वेट बेस्ड डोजेज कैलकुलेशन की बात कर रहे हैं। और अगर मिलीग्राम पर मीटर स्क्वायर आपको दिया हुआ है तो इसका मतलब है वो आपसे कह रहे हैं कि इसका जो इसकी जो डोज की कैलकुलेशन है वो उसकी बॉडी सरफेस एरिया के ऊपर होगी। तो जो यूनिट्स है उनको आपने करेक्ट यूज़ करना है और करेक्ट समझना है कि क्या चीज़ आपसे, कौन से फार्मूला आपसे मांग रहे हैं वो। तीसरी है डोज राउंडिंग। अब डोज की राउंडिंग भी होती है, राउंड द डोज टू द नियरेस्ट। जो प्रैक्टिकल इंक्रीमेंट है, राउंडिंग तो आपको आती होगी, तो जो बेस्ट नियरेस्ट उसके साथ राउंडिंग अगर होती है वो आपने राउंडिंग करनी है ठीक से। उसके अलावा लास्ट है मैक्सिमम डोज। मैक्सिमम डोज में आपने इंश्योर करना है जो कैलकुलेटेड डोज है वो एक्सीड नहीं करना चाहिए उसके मैक्सिमम रिकमेंडेड डोज के साथ। जो आपको पीडियाट्रिक्स में क्या होता है, मैक्सिमम रिकमेंडेड डोजेज होते हैं। तो आप जो डोज कैलकुलेट कर रहे हैं वो आपको ये भी आपने इंश्योर करना है कि जो डोज आपने कैलकुलेट किया है वो मैक्सिमम रिकमेंडेड डोज से एक्सीड ना हो, उससे ज़्यादा ना हो। क्योंकि बाज़ोकात क्या होता है, जल्दी जल्दी में हम डोज़ को कैलकुलेट कर रहे होते हैं और हमें लगता है कि जो जो डोज़ जो है ना वो ठीक है। ठीक है, हम पीछे नहीं देख रहे हैं उसका वेट, हमने वेट गलत रख लिया है या फिर हमने फार्मूला गलत रख लिया है या फिर हमने यूनिट्स को ठीक से नहीं रखा। तो इससे क्या होगा, आप सिंपली उस ड्रग के डोज़ का मैक्सिमम रिकमेंडेड डोज़ देखेंगे। फिर आप देखेंगे कि ये इससे कम है और इससे ज़्यादा बढ़ नहीं रहा, तो इट मीन्स इट इज़ गुड। ओके, सो दिस वाज द इम्पोर्टेंट पीडियाट्रिक डोजेज कैलकुलेशन कंसिडरेशन। सो आई होप कि आपको आज का ये जो इंट्रोडक्शन है पीडियाट्रिक डोजेज कैलकुलेशन का वो अंडरस्टैंड हुआ होगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।